अध्याय 1 के बाद हम कर रहे हैं आज अध्याय 3। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकी और इसमें हम मेंडलवाद के नियम और उसके महत्वों के बारे में जानेंगे। यहाँ मैंने आज इस तरह से नोट्स तैयार किए हैं जिनकी भाषा सरल है और एक बार पढ़ने से या सुनने से आपको याद हो जाएंगे। हमारी कोशिश यह रहेगी कि आपका जो कोर्स है और आपकी जो क्लासेज है 10th क्लास की वो इस तरह से हो ताकि आपको लगे कि उसका जो महत्व है वो स्कूल की क्लास के जितना ही है। तो इस बात को गंभीरता से लें। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेज नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो अभिभावकों का ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें। तो यहाँ हम मेंडलवाद के नियम और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। चाहो तो आप वीडियो में साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करके नोट्स तैयार किए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आनुवंशिकी के बारे में। तो सबसे पहले परिभाषा है कि आनुवंशिकी है क्या। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने वाले लक्षणों और वंशागति के नियमों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। विज्ञान की उस शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। तो वंशागत लक्षण कौन से होते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, यानी कि जो माता पिता से संततियों में और संततियों से फिर उनकी संततियों में संचरित होते हैं या जाते हैं या स्थानांतरित होते हैं। तो आनुवंशिकी को इंग्लिश में कहते हैं बेटा जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स का जो सबसे पहले प्रयोग है वो बैटसन द्वारा किया गया था। अब आनुवंशिक लक्षण होते क्या हैं? सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और इन आनुवंशिक लक्षणों के संचरण का जो गुण है वो कहलाती है वंशागति। यानी आनुवंशिक लक्षण वो होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, और उन पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के गुण को, जाने के गुण को कहते हैं हम वंशागति या हेरिडिटी। नीचे फिर दिया गया एक बिंदु वंशागति यानी कि हेरिडिटी। रियल में क्या है? हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले स्पेंसर ने किया था। सबसे पहले हेरिडिटी शब्द का जो प्रतिपादन है वो स्पेंसर ने किया था कि भाई जो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी चलने का जो गुण है वो हेरिडिटी कहलाती है। आगे है मेंडल की जीवनी, सबसे महत्वपूर्ण, और इसमें से प्रश्न पड़ जाते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं मेंडल की जीवनी। मैंने 7-8 बिंदुओं में मेंडल की जीवनी को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इनका पूरा नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर की उपाधि इन्हें मिली थी, जोहन मेंडल इनका नाम था। को आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकी को शुरू किया था। शुरू कहने का मतलब ये नहीं कि इन्होंने कोई शब्द दिया या शब्द का प्रतिपादन किया। इसका अर्थ यह है कि इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी के क्षेत्र में वो महत्वपूर्ण कार्य किए जो हमें आज भी आनुवंशिकी को आगे बढ़ाने के लिए काम आ रहे हैं। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। अब इसमें थोड़ा मतभेद है, कई बुक्स में 20 जुलाई 1822 भी लिखा गया है, परंतु 10th राजस्थान बोर्ड बुक के हिसाब से इसको बोला गया है 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजनडार प्रांत के लिसियन गांव में इनका जन्म हुआ। आगे है 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में इन्होंने डिग्री प्राप्त की। 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के चर्च के पादरी चुने गए। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है। 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के चर्च के पादरी बने। 1856 से 1863 तक 7 वर्ष तक उद्यान मटर पर पादप संकरण के प्रयोग किए। भाई इन्होंने मटर जो हम खेतों में उगाते हैं उस मटर सामान्य जाति के मटर के पादप पर प्रयोग करके यह बताया कि संततियों के गुण किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं और उनके जाने के तरीके क्या क्या हैं। इसके बाद 1865 में इन्होंने अपना शोध पत्र ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने प्रस्तुत किया। अब ये शोध पत्र क्या है? शोध पत्र यदि कोई वैज्ञानिक किसी भी, या आप या हम या मैं, कोई भी विषय पर यदि हम कोई वैज्ञानिक कार्य करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में कोई
उत्कृष्ट कार्य करते हैं, या हमने कोई शोध किया है, नई चीज खोजी है, आविष्कार किया है, या किसी प्रकार का सिद्धांत दिया है, तो हमारे पास उसका एक दस्तावेज होता है। हम उस कागज पर लिखी सूचना को शोध पत्र के रूप में देखते हैं और दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले जोहन ग्रेगर मेंडल ने अपना शोध पत्र है वो ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक की एक संस्था है जो विज्ञान के क्षेत्र में इस प्रकार की चीज़ों को संपादित करती है, के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद है 1866 में इनका शोध पत्र ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की पत्रिका में छपा और इसका शीर्षक था पादप संकरण पर प्रयोग। इसके बाद अंतिम बिंदु, इनके कार्य समाप्त हो रहे हैं यहाँ पर, और अंतिम बिंदु है कि 6 जनवरी 1884 को इस महान वैज्ञानिक ने संसार से विदा ली, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये सरल नोट्स में मैंने मेंडल की जीवनी को समझाया। अब आगे के बिंदु हैं मटर के पादप का चयन, कि भाई मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया, तो ऐसा क्या कारण था कि मटर का पादप ही क्यों चुना? इसके बहुत सारे कारण हैं। मेंडल द्वारा संकरण के प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन किया गया, और मटर के पादप का चयन करने के निम्नलिखित कारण थे। वो कौन कौन से कारण थे? मटर का जो पादप है वो 1 वर्षीय पादप है, यानी इसका जीवन काल 1 वर्ष में शुरू होकर समाप्त हो जाता है, जिससे कम समय में ही अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। अब इस प्रकार के यदि हम जीव चुन लें जिसका जीवन चक्र बहुत बड़ा हो, तो हमें अध्ययन करने में बहुत ही दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसे जीव हैं उनकी अगली पीढ़ी बहुत दिनों बाद प्राप्त होगी, जिससे प्रयोग में बहुत अधिक समय लग सकता है। और यदि कोई भी रिसर्च हो, अनुसंधान हो, आविष्कार हो, उनके मुख्य 3 उद्देश्य रहते हैं: कम समय में, कम प्रयास में और सटीक परिणाम मिलें। ये सबसे मुख्य सिद्धांत है अनुसंधान का, शोध का। तो इसके बाद क्या है अगला गुण इसका? मटर के पादप में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, जिससे हम इच्छा अनुसार स्वपरागण या परपरागण करवा सकते हैं। द्विलिंगी पुष्प का अर्थ है कि ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा भाग दोनों ही हों, उन्हें हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प, यानी जिसमें पुमंग भी हों और जायांग भी हों। इस प्रकार के पुष्पों को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तीसरा ये कि विपुंसन की विधि द्वारा कृत्रिम रूप से परपरागण करवाया जा सकता है। विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण करवाया जा सकता है। और अब ये विपुंसन क्या है? वी का मतलब हटा देना, निकाल देना, और पुंसन का मतलब है नर भाग को। यदि हम फूल के नर भाग को हटा देते हैं, कैंची से काट कर या गर्म पानी से निष्क्रिय कर देते हैं, तो ये विधि विपुंसन कहलाती है। अब चौथा बिंदु है मटर के पादप में विपरीत लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। जोड़े पाए जाने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक लंबापन, एक बोनापन, फूल सफ़ेद है कि बैंगनी है, बीज गोल है कि झुर्रीदार है, मटर की फली हरी है या पीली है, तो ऐसे लक्षण हैं वो स्पष्ट दिख जाते हैं, हमें कोई भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहने का मतलब ये है कि इसके जो प्रत्येक लक्षण हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके लक्षण जोड़े में ना होकर 3 या 1 होते हैं। तो इस प्रकार है मटर के पादप में विपरीत लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। 5वां बिंदु है मटर के पादप में लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिससे अध्ययन करने में आसानी होती है, और इनके लक्षण इतने स्पष्ट होते हैं कि हमें कोई भी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम सीधी ही अपनी आंखों से देखकर उन लक्षणों की वंशागति का पता लगा सकते हैं। इसके बाद है मटर के पादप को उगाने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। तो मैंने कहा ही था कि आपको शोध के जो उद्देश्य वो ये हैं कि कम खर्च हो, कम समय हो, स्थान और प्रयास कम हो और अधिक परिणाम आए, ये अनुसंधान या शोध का उद्देश्य रहता है। तो मटर का पादप है इन सभी उद्देश्यों को पूरा करता है, इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पादप चुना। इसके बाद 2 परिभाषाएं मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दी, जो मैंने पहले आपको बताई दी, वो है विपुंसन और द्विलिंगी पुष्प। तो विपुंसन कृत्रिम तरीके से पुष्प के नर भाग को काटकर हटा देना विपुंसन कहलाता है, मैंने आपको बता दिया, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। और दूसरा है द्विलिंगी पुष्प क्या है? जिन पुष्पों में पुमंग यानी नर जननांग और जायांग यानी मादा जननांग अर्थात दोनों जननांग उपस्थित हों,
उपस्थित हों, ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप को तो चुना, परंतु मटर में ऐसे कौन कौन से ऐसे लक्षण थे उनको अपने अध्ययन का मुद्दा बनाया, या मुख्य रूप से इन्होंने किन लक्षणों पर प्रयोग किए थे, और उन लक्षणों की सारणी मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत या विपर्यासी लक्षणों का चयन किया जो निम्नलिखित हैं। तो वो लक्षण कौन कौन से हैं, बुक में इस तरह से दे रखा है, अलग तरीके से मैंने इस तरह से बनाई है सारणी कि आपको जल्दी याद हो जाए। जैसे पहला लक्षण है पादप की ऊंचाई पर, फिर दोनों लक्षण हैं बीज पर, फिर दोनों लक्षण है फली पर, और फिर दोनों लक्षण है फूल पर। तो पढ़ने में भी आसान है कि पादप की ऊंचाई, बीज का रंग, बीज का आकार, फली का रंग, फली का आकार, फूल का रंग और फूल की स्थिति। तो इस हिसाब से मैंने आपको इतना सरल बताया है। हम देख लेते हैं, याद रहे बेटा कि एक होता है प्रभावी लक्षण और एक होता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब ये हुआ कि जो अपना प्रभाव दिखाता हो, सीधी सी बात है, जो अपना प्रभाव दिखाता हो वो प्रभावी, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखाता हो वह अप्रभावी लक्षण होता है। और प्रभावी लक्षण को हमेशा हम बड़े ABCD के बड़े अक्षर से, और बौनेपन को हम जो अप्रभावी लक्षण है उसको हम छोटी ABCD के अक्षर से लिखते हैं, और प्रभावी लक्षण को बड़े जो पहली ABCD है उस अक्षर से हम इसको इंगित करते हैं या डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले पादप की ऊंचाई के मामले में 2 लक्षण हैं, लंबापन और बोनापन। तो लंबेपन यानी कि टॉलनेस के लिए हो गया T, और बोनेपन के लिए हो गया स्मॉल t। फिर है बीज का रंग, पीला यानी कि येलो बड़ा Y, हरा यानी कि छोटा y। बीज का आकार है गोल यानी कि राउंड, और दूसरा है झुर्रीदार अप्रभावी स्मॉल r। तीसरा है फली का रंग यानी हरा ग्रीन, और पीला यानी छोटा g। फली का आकार में है फूली हुई इन्फ्लुएंस्ड है, और सिकुड़ी हुई फली है, इसका अप्रभावी लक्षण। फूल का रंग है बैंगनी और यह है सफ़ेद। यहाँ पर कई बार वॉयलेट बोल देते हैं, और ये वाइट से भी लिया गया W। फिर है फूल की स्थिति, इसमें है कक्षीय और अग्रस्थ। इसमें कक्षीय यानी कि एक्सियल में बड़ा A और अग्रस्थ में छोटा a लिया जा रहा है। तो मेंडल ने ये 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, और ये 7 जोड़ी लक्षण की आप सारणी अच्छे तरीके से बना लेना। और हम आगे जो करेंगे वो टॉपिक है मेंडल की सफलता के कारण, कि भाई क्या कारण थे कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए। और अगला टॉपिक जो साथ इसके पढ़ेंगे वो है मेंडलवाद की पुनर्खोज। भाई मेंडलवाद की जब पुनर्खोज हुई तो ही आज हम पढ़ रहे हैं, यदि इसकी पुनर्खोज नहीं होती तो मेंडल के कार्य हमेशा अज्ञात ही रहते। तो इसीलिए मेंडल की जो मेंडलवाद है उनकी पुनर्खोज के कारण ही आज हम मेंडलवाद को पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसको करेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। We'll be right back.